विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में हम पर्यटन परिपथ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पर्यटन घूमने फिरने की एक क्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान से किसी ऐसे स्थान की यात्रा करता है जहाँ पर कोई दर्शनीय स्थल हैं, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मनोरम कोई ऐसा स्थान जहाँ जाकर यात्री को या पर्यटक को आनंद की प्राप्ति या फिर ज्ञान की प्राप्ति हो या फिर उसके स्वास्थ्य में सुधार हो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, यह एक आर्थिक गतिविधि है जो किसी भी देश के लिए या किसी क्षेत्र के लिए आमदनी और विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह न केवल लोगों को नए स्थानों की खोज करने का मौका देता है, बल्कि उन्हें नई संस्कृतियों और प्रथाओं से भी परिचित कराता है। आज दुनिया का प्रत्येक देश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करता है। इन्हीं व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था है पर्यटन परिपथ। आखिर क्या होता है पर्यटन परिपथ? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पर्यटन परिपथ एक निर्धारित मार्ग है जिसके माध्यम से पर्यटक को एक क्षेत्र के प्रमुख स्थलों का दौरा कराया जाता है। इसमें पर्यटन के प्रमुख स्थलों, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को एक सुव्यवस्थित श्रृंखला में प्रदर्शित किया जाता है। पर्यटन परिपथ पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है और उन्हें प्रत्येक स्थान की विशेषता का अनुभव कराता है। सरल भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में या किसी एक ही प्रकार के पर्यटन स्थल, चाहे वो ऐतिहासिक हो, प्राकृतिक हो, धार्मिक हो या अलग अलग प्रकार के पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले पथ को या रास्ते को, सड़क को, मार्ग को हम पर्यटन परिपथ कहते हैं। इसके माध्यम से पर्यटक एक साथ अलग अलग प्रकार के पर्यटन स्थलों का आनंद उठा पाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने की यह एक विशेष योजना होती है। पर्यटन परिपथ कैसे बनाया जाता है या कहाँ पर बनाया जाता है, उसके लिए कौन कौन से आधारभूत तत्व होना आवश्यक है। तो आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली की पहचान। जब आप किसी भी पर्यटन परिपथ का निर्माण करते हैं तो आपको स्थानीय संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली को पहचानना जरूरी है ताकि पर्यटकों को वास्तविक और अनुभवात्मक पर्यटन अनुभव प्रदान किए जा सके। दूसरा इसका तत्व है प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की पहचान। किसी क्षेत्र में किस तरह के प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं, उन्हें पहचानना और उन्हें पर्यटन परिपथ का हिस्सा बनाना होता है ताकि पर्यटकों को वहाँ के वास्तविक अनूठे पक्षों से परिचित कराया जा सके, अर्थात ऐसे स्थानों को पर्यटक देख सके। तीसरा तत्व है स्थानीय समुदायों की भागीदारी। जिस स्थान पर हम पर्यटन परिपथ बना रहे हैं, वहाँ के जो निवासी हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। उससे पर्यटन परिपथ का न केवल विकास होता है बल्कि वह निरंतर प्रगति भी करता है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। साथ ही साथ प्रत्येक स्थान की अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, तो उनको संरक्षण करने का भी इसमें सहयोग प्राप्त होता है। अगला तत्व है पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण। किसी पर्यटन परिपथ को बनाते समय वहाँ के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को भी ध्यान में रखना होता है ताकि पर्यटन से होने वाला कोई नुकसान न हो और भविष्य में भी पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिल सके। वहाँ ऐसा कोई पर्यावरण है जिससे अधिक लोगों के आने जाने से उस पर्यावरण पर प्रदूषित होने का खतरा मंडराता है, तो उसका ध्यान रखना होता है। इसी तरह से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन हैं, वो भी अक्षुण्ण बने रहे और उनमें आगे बढ़ोतरी भी हो। आइए अब हम बात करते हैं पर्यटन परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है स्थानीय परिपथ। किसी स्थान विशेष पर जो दर्शनीय स्थल हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जो
पर्यटन परिपथ बनाया जाता है उसे स्थानीय परिपथ कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि किसी एक शहर में या क्षेत्र में स्थित प्रमुख आकर्षणों को इसके माध्यम से जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इंदौर है, भोपाल है, दिल्ली है, मुंबई है। ये ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पर शहर के अंदर ही उसकी परिधि से जुड़े हुए क्षेत्र में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं और उन्हीं को देखने में पर्यटकों को 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। तो उन स्थानों को आपस में जोड़कर एक ऐसा रास्ता तैयार करना, एक ऐसा वे बनाना जिससे कि पर्यटक आसानी से वहाँ पर पहुँच सके और उन्हें देख सके। दूसरा प्रकार है क्षेत्रीय परिपथ। क्षेत्रीय पर्यटन परिपथ एक राज्य में हो सकता है, एक राज्य के कई स्थानों को शामिल करते हुए हो सकता है और उन्हें एक साथ जोड़ सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में अगर हम क्षेत्रीय पर्यटन परिपथ बनाएं तो हम भोपाल, जबलपुर, इंदौर ऐसे कुछ क्षेत्रों को जोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय परिपथ। राष्ट्रीय परिपथ में एक देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए दर्शनीय स्थलों को शामिल किया जाता है। जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन राज्यों को आपस में जोड़कर पर्यटकों को सुविधा देने के लिए जो पर्यटन परिपथ बनाया जाता है उसे हम राष्ट्रीय परिपथ के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिपथ, जिसमें कई देशों की सीमाओं में स्थित दर्शनीय स्थलों से पर्यटकों को रूबरू कराने की व्यवस्था की जाती है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय परिपथ के नाम से जानते हैं। पर्यटन परिपथ के लाभ क्या होते हैं, क्यों बनाया जाता है, तो आइए पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला है विविधता का अनुभव। पर्यटन परिपथ जब बना दिया जाता है तो उस परिपथ में कई दर्शनीय स्थल, कई प्रकार की संस्कृति वाले लोग और निवास स्थान शामिल होते हैं। तो इस विविधता का अनुभव पर्यटक कर सकते हैं। उन्हें बहुत कम खर्च में और बहुत कम समय में और एक ही यात्रा में विभिन्न गंतव्यों यानी डेस्टिनेशंस जहाँ पर पर्यटक जाते हैं, संस्कृतियों, जीवन शैलियों का अनुभव मिल जाता है। ऐसी यात्रा बड़ी ही समृद्ध और रोमांचक यात्रा का आधार बनती है। दूसरा लाभ आर्थिक विकास के रूप में हम देख पा रहे हैं। पर्यटन परिपथ में शामिल स्थानीय समुदायों को बहुत आर्थिक लाभ मिलता है, जिससे उनकी जीवन शैली और आजीविका सुधरती है। जैसे होटल व्यवसाय स्थापित होता है, स्थानीय जो निर्माण कार्य हैं विशेष प्रकार से बनने वाले वो बिकते हैं। जैसे महेश्वर की साड़ियाँ हो या बाग का प्रिंट हो या मांडव की इमली हो, ऐसे हर क्षेत्र की कोई न कोई अनूठी व्यवस्था होती है और उनकी बहुत बिक्री होती है। इसी तरह से भोजनालय है, परिवहन है, इन सब के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। संस्कृति का संरक्षण। जब पर्यटन परिपथ बन जाता है तो स्थानीय संस्कृति, धरोहर और परंपराओं का संरक्षण होता है, उनका प्रचार प्रसार होता है और इससे वो जीवित रहती है और दूर दूर तक फैलती है। तीसरा लाभ होता है सुख और आनंद। पर्यटन परिपथ के कारण पर्यटकों को बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होता है, उनको बहुत लाभ मिलता है, बहुत सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। इससे उनके मन और शरीर को ताजगी और सुकून मिलता है। पर्यटन परिपथ के चरण, इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी पर्यटन परिपथ को बनाने के लिए कैसे हम अलग अलग स्टेप्स से गुजरते हैं। सबसे पहला चरण होता है योजना बनाना। पहले परिपथ बनाने के लिए योजना बनाई जाती है, ये इसकी आधारभूत प्रक्रिया है। दूसरा है योजना को क्रियान्वित करना, उसको व्यवहार में लाना और व्यवस्थित करना। और जब परिपथ बन जाए तो तीसरा चरण है उसका प्रबंधन करना। परिपथ की लगातार देखभाल करना, आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार करना, मरम्मत की ज़रूरत हो तो मरम्मत करना, उसकी रक्षा करना। तो हम देख पा रहे हैं कि पर्यटन परिपथ बनाने के मुख्य 3 चरण हैं। पहला योजना, फिर उसका क्रियान्वयन और फिर उसका प्रबंधन। योजना चरण में पर्यटक, आकर्षण स्थलों, परिवहन, आवास और अन्य आवश्यक सेवाओं का चयन किया जाता है, उनका एकीकरण किया जाता है। कार्यान्वयन चरण में योजना को व्यवहार में लाया जाता है और आखिरी प्रबंधन चरण में जो निरंतर चलता है, इसमें परिपथ की लगातार देखभाल की जाती है और उनकी रक्षा की जाती है। आइए अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ की। तो जैसे आप देख रहे हैं गोल्डन सर्किट,
छोटा चार धाम सर्किट, जनजातीय सर्किट, इसके बारे में अगली स्लाइड्स में हम थोड़ा विस्तार से भी बात करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर गोल्डन सर्किट। गोल्डन सर्किट भारत का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पर्यटन परिपथ है। यह देश के कुछ सबसे प्रमुख और प्रचुर धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ने वाला सर्किट है। सर्किट मतलब परिपथ। कौन कौन से स्थान इस परिपथ में शामिल हैं? तो दिल्ली, आगरा और जयपुर मुख्य रूप से है। इसमें वाराणसी जैसे कई सारे प्रसिद्ध स्थान शामिल हैं। आगरा का ताजमहल देख सकते हैं, दिल्ली में तो कितने ही सारे दर्शनीय स्थल हैं, और जयपुर तो पिंक सिटी है ही। यहाँ पर आर्किटेक्चर, कला और संस्कृति के लिहाज से अत्यंत ही महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान हमें उपलब्ध होते हैं। छोटा चार धाम सर्किट। इस छोटा चार धाम सर्किट में हिंदू मंदिर शामिल हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। जिन पर्यटकों का उद्देश्य धार्मिक यात्रा करना होता है, उनके लिए यह सर्किट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साथ इन चार धामों की यात्रा हो जाती है, और साथ ही साथ चूँकि ये इलाके हिमालयी क्षेत्र में हैं, तो हिमालयी परिदृश्य को भी देखने का जो आनंद है, सुख है, प्राकृतिक नज़ारे हैं, उसका तो कहना ही क्या है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत ही प्रचुर है, और चूँकि ये तीर्थ यात्रा का मार्ग है जिससे श्रद्धालु अपने मन और आत्मा को शुद्ध भी करते हैं, तो छोटा चार धाम सर्किट भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला सर्किट आप देख रहे हैं जनजातीय सर्किट। यह तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और नागालैंड राज्यों को जोड़कर बनता है। हमारे देश में जनजातीय समुदाय, जनजातीय समाज बहुत ही व्यापक रूप से निवास करता है, और जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति का तो कहना ही क्या। मैं अपने जन्म से लगाकर आज तक जनजातीय बहुल क्षेत्र में ही रहता हूँ। मेरा जन्म पूर्व खरगोन जिले के ओझर गांव में हुआ, जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है। मेरे साथ सारे परिचित मित्र जनजातीय समाज समुदाय के हैं। मेरे 90% विद्यार्थी भी जनजातीय समाज के बहुत ही प्यारे बेटे बेटियां हैं। मैंने इनकी संस्कृति को बहुत नज़दीक से देखा है, और इनकी कई विशेषताओं को अपने जीवन में अपनाया भी है। तो बहुत सारे पर्यटकों और दर्शकों को जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन करना बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इनकी संस्कृति अविस्मरणीय संस्कृति है, अद्भुत जीवन शैली है, और बहुत ही सुकून देने वाली जीवन शैली है। इन क्षेत्रों का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्वितीय है। यहाँ बड़े जंगल हैं, घने जंगल हैं, ऊंची पहाड़ियाँ हैं, झरनों के अद्भुत दृश्य हैं। इससे पर्यटकों को प्रकृति का आनंद लेने का अवसर मिलता है। सामाजिक जुड़ाव की अगर अपन बात करें, तो जनजातीय सर्किट पर्यटकों को स्थानीय समुदायों से सीधा संपर्क करने का अवसर देता है। इससे संस्कृति और जीवन शैली को समझने में मदद मिलती है। कई अनुसंधानकर्ता इस उद्देश्य से भी इस सर्किट की यात्रा करते हैं। आर्थिक विकास का जहाँ तक परिप्रेक्ष्य है, तो जनजातीय सर्किट पर्यटकों को आकर्षित करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और रोजगार भी सृजित करता है। आइए एक और हम सर्किट को देखते हैं। इसे कहते हैं रेगिस्तान सर्किट। राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्रों को मिलकर बनता है। व्यापक रेगिस्तानी भूमि है इस क्षेत्र में, और यहाँ के पूरे रेगिस्तानी इलाके को यह कवर करता है। भव्य रेत के पहाड़ दिखाई देते हैं, लाल गुलाबी चट्टानें और विरल वनस्पति के दृश्य यहाँ पर विलक्षण स्थितियों का निर्माण करते हैं। आपने नखलिस्तान सुना होगा। रेगिस्तान वैसे तो सूखा क्षेत्र होता है, रेतीला, जल का अभाव, लेकिन प्रकृति के नज़ारे भी अद्भुत होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में जब थोड़ा बहुत पानी वाला क्षेत्र या हरा भरा क्षेत्र होता है, उसे नखलिस्तान कहते हैं। तो ये विरल वनस्पति दृश्य इस क्षेत्र को बड़ा ही अद्भुत बना देते हैं। ग्रामीण सांस्कृतिक मूल्य। इस सर्किट में राजस्थानी ग्रामीण जीवन और संस्कृति के अतुलनीय पहलू शामिल हैं, जैसे कि ढाणियाँ, शहर, बाजार और स्थानीय लोगों के जीवंत दृश्य देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐतिहासिक धरोहर की अगर हम बात करें, तो इस सर्किट में राजस्थान के प्राचीन किले, महल और कई ऐतिहासिक स्मारक हैं।
जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं तटीय सर्किट को। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, गोवा आदि ये ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के समुद्री किनारों पर स्थित हैं। और यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो समुद्र का दृश्य हमें बहुत ही भव्य और विशाल दिखाई देता है। समुद्र किनारे की सुंदर और शांत परिस्थितियों को देखने का आनंद मिलता है। पर्यटक समुद्र तट, लहरों और सनसेट का आनंद ले सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के जो दृश्य होते हैं उनको देखने का अद्भुत मजा है। मछुआरों का जीवन हम देख सकते हैं, उनकी दैनिक गतिविधियों का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन समुद्री किनारों पर आपको अनेक मछुआरे मछली पकड़ते हुए और अपनी आजीविका का संचालन करते हुए दिखाई देंगे। समुद्री जीव बहुत ही अद्भुत होते हैं और तटीय क्षेत्रों में समृद्ध समुद्री जीवन देखने को मिलता है। पर्यटक जलीय जीवों को निकट से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, एक और सर्किट आपके सामने है, इको टूरिज्म सर्किट। ये ऐसा सर्किट होता है जो ऐसे क्षेत्रों को जोड़ा जाता है जो प्राकृतिक संपदा से भरपूर होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि इको टूरिज्म सर्किट प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों को कवर करता है। यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। इस सर्किट में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो पारिस्थितिक पर्यटन के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षेत्र में दिलचस्प गतिविधियां होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जंगल सफारी यानी जंगल में घूमना गाड़ियों से, पक्षी निरीक्षण, जलप्रपात दर्शन आदि सब हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वाह, एक और सर्किट देखिए, रामायण सर्किट। रामायण सर्किट भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन परिपथ है जो प्रभु श्री राम के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों को एक साथ जोड़ता है। यह भारतीय पुराण और धर्मशास्त्र के महाकाव्य रामायण से प्रेरित है और रामायण तो जन जन के मन मन में बसा हुआ है। राम कथा से भारत का हर नागरिक परिचित है। इस सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, जनकपुर, रामेश्वर और लंका जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं, जहां प्रभु श्री राम के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। इस सर्किट की अगर हम पर्यटन गतिविधियों की बात करें तो पर्यटकों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम, पारंपरिक भोजन, साहसिक गतिविधियां, रामायण से संबंधित कला प्रदर्शनियां आदि देखने को मिलती हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने में इसकी बड़ी भूमिका है। इसको भारतीय पर्यटन विभाग द्वारा सक्रिय रूप से प्रचारित और विकसित किया जा रहा है, ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रोत्साहन किया जा सके। पर्यटन परिपथ के लिए आवश्यक कौशल क्या होता है? संचार कौशल, जिसके माध्यम से पर्यटकों के प्रश्नों और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से उत्तरित किया जा सके। यात्रा का नियोजन करना, बढ़िया से यात्रा हो सके इसके लिए योजना बनाना, समय सारणी बनाना, समय पर बिना किसी अवरोध के इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, समस्या का समाधान करना। पर्यटन परिपथ के दौरान पर्यटकों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है, ताकि पर्यटकों को अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके। यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करना जरूरी है, ताकि पर्यटकों को शुद्ध वातावरण मिल सके। पर्यटन परिपथ की योजना कैसे बनाई जाती है? तो एक मानचित्र बनाना, फिर उस मानचित्र के स्थानों को चिन्हित करके उनका विकास करना और चरणवार पर्यटन परिपथ को आगे बढ़ाना। पर्यटन परिपथ कैसे सफल हो सकते हैं? योजना के द्वारा, लचीलेपन के द्वारा और स्थानीय ज्ञान के द्वारा हम पर्यटन परिपथ को सफल बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पर्यटन परिपथ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इससे पर्यटन के विकास में बहुत सहायता मिलती है। साथ ही साथ पर्यटकों को भी कम समय में और कम खर्च पर बहुत सारे पर्यटन स्थलों को देखने, समझने और उनका आनंद उठाने का अवसर मिल जाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह एक पैकेज है जिसमें पर्यटकों को ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक
सभी प्रकार के दर्शनीय स्थलों को देखने का मौका मिलता है। इस पर्यटन परिपथ की योजना और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सिद्धांतों और सुझावों को ध्यान में रखना आवश्यक है। और इस पूरे हमने आज के इस वीडियो के माध्यम से पर्यटन परिपथ के महत्व को और उसकी उपयोगिता को भी समझा। यह वीडियो पर्यटन विषय का अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों के काम का है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण विषय को आप तक पहुंचाने का सुनहरा अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।